नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कृषि दर्शन। ये कार्यक्रम खास इसलिए भी है क्योंकि होली का त्योहार है। आज हमारे साथ हैं गुलाब सिंह जी और मनोज पटेल जी। आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ और उनके जीवन के बारे में हम जानते हैं। नमस्कार गुलाब सिंह जी, नमस्कार मनोज पटेल जी। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। गुलाब सिंह जी, आप बताइए अपनी खेती के बारे में, आप क्या करते हैं? जी, मैं 2003 से जैविक खेती करता हूं और उसके बाद में किसानों को आजीविका स्वयं सहायता समूह की महिला को मैं बतलाता हूं कि आपको जैविक खेती करना है। जो खेत से वेस्ट निकलते हैं उनको वेस्ट डिकम्पोज़र है केचुआ खाद में कन्वर्ट करके अपने को जीरो बजट पर खेती करना पड़ेगा, क्योंकि जहर से अपने को थाली तक जहर पहुंच गया है, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, वातावरण भी खराब हो रहा है। इसी को लेकर मेरा अभियान है 2003 से कि हर किसान को जैविक खेती पर आना पड़ेगा, जीरो बजट पर आना पड़ेगा। जीरो बजट से किसान को लागत भी कम लगती है, फसल भी बढ़िया मिलती है, उसके साथ जहर मुक्त फल सब्जी फूल दूध आदि का अच्छे से अपने को एक जीवन शैली के लिए बिना कीटनाशक बिना फर्टिलाइज़र का जो अपने को उत्पादन मिलता है, खाद्यान्न मिलता है, उससे बहुत अच्छा स्वास्थ्य भी रहता है। आने वाला वातावरण, आने वाली पीढ़ी को एक बहुत बढ़िया ये संदेश जाता है जीरो बजट और जैविक खेती के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। जीरो बजट और जैविक खेती से खेती करने का तो अंदाज ही आपका कुछ अलग है। फर्टिलाइज़र से हम देखते हैं कि कई बार फसलों में खराबी होती है, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र वाली फसलें अच्छी नहीं होती। इसलिए जैविक खेती से हम स्वस्थ भी रहेंगे, हमारी फसलें भी स्वस्थ रहेंगी और आगे का जीवन भी सही जाएगा। आपने बताया जैविक खेती के बारे में, तो हमारे जो नए किसान भाई बहन हैं जो जैविक खेती में अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश? उनके लिए संदेश मेरा यही है दीदी कि आपको जीरो बजट पर खेती करना पड़ेगा, उससे आपकी जेब खर्च भी कम होगा। और अभी हॉर्टिकल्चर से मैंने 50 किसानों को जैविक खेती के लिए पिट के लिए जो पंजीयन कराया है, उनको किसानों को सभी को मैं मट्टी मेरे पास से केचुआ खाद बर्मी कंपोस्ट और वेस्ट डिकम्पोज़र दे के उनको एक किसान पाठशाला के माध्यम से उनको बताऊंगा कि इस प्रकार से अपने को जैविक खेती करने के लिए ये चाहिए, और उसी से अपने केचुआ खाद भी बनेगा। और उसके बाद में जो उन केचुआ खाद का वेस्ट निकलेगा, उससे वेस्ट डिकम्पोज़र डालने के बाद में जो उनको एक निकलता है उसको बर्मी बास कहते हैं, तो वो खड़ी फसल में डालने के लिए उपयोग में किया जाएगा। और जो केचुआ खाद बनेगा वो अपने को ज़मीन को फर्टिलाइज़र की जगह उसको डाल दिया जाएगा ताकि अपनी फसल अच्छे से पैदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज पटेल जी, अब आप बताएं कि आप किस प्रकार की और क्या क्या खेती करते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो सभी दर्शकों को होली का उत्सव की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जब हमने कृषि को रोजगार के अवसर के रूप में चुना, तब हर व्यवसायी की तरह यही इच्छा रही कि इसमें आमदनी का जरिया कैसे बढ़ाया जाए। तो जो पारंपरिक कृषि हम जारी रखे हुए थे पहले से, उससे हमें वो आमदनी प्राप्त नहीं हो पा रही थी जिससे कि हम हमारी जीवनचर्या को आसानी से चला सकें। इसी चीज़ ने हमें नए प्रयोग करने के लिए, खेती में नया आयाम जोड़ने के लिए प्रेरित किया, और हमने सब्जियों की खेती, फलोद्यान लगाने का काम, पशुपालन का काम, फूलों की खेती इत्यादि के प्रयोग हमारे खेत में शुरू किए। इन प्रयोगों को करते हुए हमें बकरी पालन, जो कि पशुपालन का काम था, और पुष्प उत्पादन कार्यक्रम में सफलताएं हासिल हुई। आगे चल के हमने इन्हें बढ़ाने का निर्णय लिया और अभी तक निरंतर उसमें हम कदम बढ़ाए हुए हैं। क्या बात है, आपने बोला कि आप फूलों की खेती करते हैं और होली का त्योहार है और फूल तो रंग बिरंगे ही होते हैं। तो आप मुझे बताइए फूलों की खेती के बारे में आप और क्या बताना चाहेंगे? उसमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह से आप मार्केट में अपने फूलों की फसल को आगे बढ़ा सकते हैं? जी, जो जिस क्षेत्र में हमारी खेती है, वहाँ से जो प्रमुख शहर है इंदौर एवं भोपाल, जो कि फूलों के मुख्य बाजार हैं, वहाँ हमारे गांव से इन शहरों की दूरी करीबन 150 किलोमीटर पड़ती है। तो सबसे बड़ी समस्या जो हमें आई है वो कि उनके परिवहन को हम सकुशल नहीं कर पाते हैं इन शहरों तक। तो इसके लिए हमने जो स्थानीय बाजार है, हमारे आसपास के कस्बाई क्षेत्र है, वहाँ पे इन फूलों की बिक्री करना सुनिश्चित किया।
अब हमने फूलों की खेती को भी उसी तरह सीमित किया कि जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं उतनी करें, और सिर्फ खुले फूल ना बेचते हुए हम पुष्प मालाएं एवं अन्य श्रृंगार सामग्री बचाकर उनका विक्रय करें। तो इस वजह से हमें फूलों की थोक भाव की तुलना में 4 गुना अधिक दाम प्राप्त होते हैं। तो मैं सुझाव देना चाहूँगा कि फूलों की खेती करते वक्त उनके बिक्री का भी ख्याल रखे कृषक, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गुलाब सिंह जी, आपकी उन्नत फसल के बारे में बताइए कि इस साल के इस समय में आपकी उन्नत फसल क्या है? दीदी मेरी उन्नत फसल, मेरी अभी मैंने एक अभियान चलाया है धारवाड़ पद्धति वाला। धारवाड़ पद्धति से अरहर बोने से अपने को जो बारिश में वेस्ट हो जाती है अरहर, उसको धारवाड़ पद्धति से बोना पड़ता है। एक पॉलीथीन में एक बीज डालना पड़ता है और एक बीज डाल के वह पौधा तैयार होता है। 1 एकड़ में 1000 पौधे शिफ्ट होते हैं और पौधा 1 फीट का होने के बाद ऊपर से उसकी मल्चिंग तोड़ दी जाती है। मल्चिंग तोड़ने के बाद में जैसी बारिश लगती है और 1000 पौधा अगर अपन खेत में शिफ्ट करते हैं तो अपने को अधिक से अधिक आमदनी मिलेगी और उससे अपना पौधा बारिश की मार से वो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अपन उसको 1.5 महीने पहले उसको अपन परिपक्व कर चुके हैं। और मेरे पास वैसे खेती में अभी अमरूद, नींबू, चीकू और आंवली, अनार है, सब्जी है। सब्जी 6-7 प्रकार की सब्जी पैदा करता हूँ। वो बाज़ार में मेरी दानिश कुंज में एक स्टॉल है मेरा आजीविका वाला, जो आजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने उनके द्वारा सब्जी उगाई जाती है। और वो अपने भोपाल के मार्केट में दानिश कुंज में एक हमने स्टॉल लगाया है, उसमें हमारी सब्जी आती है। उसमें सभी महिला काम करती है और अधिकतर मैंने मतलब महिला को ज़्यादा ध्यान दिया है ताकि महिला अपनी आगे बढ़े और अपनी आजीविका को अच्छी तरह से चला सके, अपने बच्चे अपने पति के सामने ना झुके। इसलिए उनको जैविक सब्जी, जैविक खाद, जैविक फल, ये उनको मैंने बहुत अच्छे ढंग से सिखाया है। और मैं जिला पंचायत के द्वारा भी हर गांव में गया हूँ, आजीविका की महिला को इकट्ठी करके उनको मैंने जैविक खेती के ऊपर मैंने आधी घंटा का प्रोग्राम दिया, लेक्चर दिया, ताकि महिला जागरूक हो। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप महिलाओं की जागरूकता के लिए इतना अच्छा अभियान चला रहे हैं। आप एक सफल किसान हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके खेती किसानी के इस करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? ये दीदी मेरी 2003 से हुई थी। फंदा फार्म में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम से मैं जैविक खेती को एकदम से ऐसा मैंने ऊपर उठाया और उठाने के बाद में मुझे फ़ायदा होता गया। फ़ायदा होते होते मैंने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। 50 किसान का क्लस्टर बनाया, उनको मैंने जैविक PGS आत्मा से 50 किसान को मैंने प्रमाण पत्र भी दिवाए। हर किसान को 1 एकड़ में जैविक खेती कराता हूँ, उनको जाके उनका खेत में भ्रमण भी करता हूँ, किसान को बतलाता हूँ इस प्रकार से अपने को जैविक खेती करना है। और आज मेरे 50 किसान से 2000 किसान तक मेरे जैविक पे मैं लाया हूँ। और अभी मैंने कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है, उसमें मैंने अभी 500 किसान नाबार्ड के पोर्टल पर डाल दिया और अभी मेरे पास आदर्श 5000 किसान हो रहे। आप जैविक खेती करते हैं, आप इतना अच्छा काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो खेती किसानी करते समय क्या आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है या कभी आई हो? नहीं दीदी, परेशान नहीं है, क्योंकि मुझे जितनी भी शासन की योजना मिलती है उनको मैं भरपूर किसानों को बीच में लेके जाता हूँ। जैसे अभी परसों का दिन जल अभियान पर काम था, जल संसद अपने मोदी जी का, कि किस प्रकार से जल बचाओ, तो मैं उस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। लेक्चर भी था मेरा। मैंने किसानों को वहाँ भी गांव में भी कार्यक्रम रख के बताया कि अपने को मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप, सोखता गड्ढा, इससे अपने को काम करना पड़ेगा ताकि जल भी बच सके, अपने खेती में पानी के लिए कोई परेशानी नहीं आई। को कि सबसे ज़्यादा किसान को पानी अगर चाहता है तो सबसे ज़्यादा किसान को ही पानी चाहता है। तो मैंने अपने हॉर्टिकल्चर से, शासन की मदद से हर किसान को ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर शासन से निःशुल्क दिलवाया है, ताकि पानी की भी बचत हो और उससे खेती को भी पानी मिले और अपना आय अधिक बढ़े और फसल में भी अच्छी आय बढ़े अपनी। बहुत खूब, जल है तो जीवन है, ये आपने वाकई सिद्ध किया है। मनोज पटेल जी, आप बताइए कि आपकी खेती की शुरुआत कैसे हुई थी? जी, स्वाभाविक रूप से पढ़ाई के दौरान जब हम हमारे घर वालों से हमारी किसी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए जेब खर्च वगैरह जब मांगते थे, उस वक्त लगभग अधिकतर बार वो अपने आर्थिक तंगी का हवाला देते थे, जिससे हमें महसूस होता था कि क्या कृषि कार्य स्वाभिमान से जीने लायक आय अपने सेवकों को नहीं दे पाता है क्या। तो इसी बात को अच्छे से परखने, जांचने
और इन इच्छाओं की वजह से खेती करने का विचार आया दिमाग में और खेती की शुरुआत की। आपने बोला खेती स्वाभिमान से आपको आमदनी नहीं दे पाता है, लेकिन अन्नदाता तो हमारे पूरे देश का स्वाभिमान है। आप बताइए, आप पशुपालन भी करते हैं, बकरी पालन, भैंस पालन, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जी, पशुपालन के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से गाय और भैंसें हमारे गांवों में पाली जाती रही हैं हमेशा से। तो कहीं से पढ़ने में आया कि गरीबों की गाय कहा जाता है बकरी को, तो एक उत्सुकता जागी कि आखिर ऐसा क्यों है। तो उसके कई गुणों के साथ ये मालूम पड़ा कि वह उन वनस्पतियों का आहार ग्रहण करती है जो कि हमारे खेती किसानी में आमतौर पर या तो काट कर फेंक दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं। उन फसल अवशेषों को, उन कटीले झाड़ियों को जो हमारे लिए उपयोगी नहीं मानी जाती थी, उनकी मदद से बकरी पाली जा सकती है। इस बात ने हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और हमने बकरियों का समावेश हमारे पशुपालन के क्षेत्र में किया। बहुत अच्छी बात है ये। आपको बकरी और दूसरे पशुओं के पालन से आमदनी साल भर में कितनी हो जाती है? जी, अमूमन मैं 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के बीच में बकरियों से आमदनी प्राप्त करता हूँ प्रति वर्ष। और गाय भैंस से? जी, गाय और भैंस मेरे पास है, लेकिन उनका उपयोग मैं सिर्फ दूध के उपयोग के लिए एवं वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए, जो मुझे कच्चे माल गोबर की उपलब्धता चाहिए होती है, इसके लिए करता हूँ। धन्यवाद। गुलाब सिंह जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि खेती करते समय सिंचाई का क्या महत्व है और सिंचाई के कितने प्रकार हैं जिससे हम अपनी फसल को हरा भरा और स्वस्थ रख सकते हैं? खेती के लिए दीदी, वैसे एक अपन खेती करने के लिए जो पहले अपने बाप दादा करते थे, पानी मतलब बेके डालते थे, वो अभी पानी हमने किसानों को समझाकर बंद किया है। मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप से पानी देने से बहुत अच्छी फसल होती है। तो इसलिए खेती में अपन ज़्यादातर मिनी स्प्रिंकलर ड्रिप से पानी देने से पानी भी बचता है। पानी के साथ फसल को उतना ही पानी मिलता है जितनी उसको मतलब आवश्यकता पड़ती, उतना ही पानी मिलता है। और पानी बेके देने से क्या होता है, पानी ज़्यादा लगने से फसल भी वेस्ट हो जाती है और उसमें अभी शेष जो बेकार का कचरा रहता है वो कचरा ज़्यादा होता है। और अपने को मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप से पानी देते हैं तो पौधा और सब्जी के बिल्कुल उसके मेन उसमें बीज के जो जर्मिनेशन होता है उसी में जाता है, इसलिए पानी भी बचता है और फसल बहुत अच्छी होती है और खेती की आय भी बढ़ती है उससे। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का
फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आप सब्जी की खेती करते हैं, आपने बताया। जी। तो आप किस प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं? अभी हमारे इधर दीदी वैसे हमारा गांव बोरखेड़ी गांव एक सब्जी में नंबर 1 गांव आया है और हमारे गांव में अधिक सब्जी पैदा होती है। तो अभी मेरे पास 1 एकड़ में भिंडी है, वो भी जैविक है। मेरे पास 1 एकड़ में प्याज है अभी। उसके बाद में लौकी है, गिलकी है, सहजना मुनगा है। उसके बाद में पुदीना है, धनिया है, खीरा है, टमाटर है, बैगन है और गोभी है। अनेक प्रकार की सब्जी है जो मार्केट में जाती है और गांव में भी किसान को मिल जाती है और पूर्ण तरीका से ऑर्गेनिक है, बिल्कुल 0 बजट पर है। उसमें हम बर्मी कंपोस्ट और अमृत पानी और 5 पत्ती काढ़ा डालते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र और कीटनाशक नहीं डालते। वो सब्जी हमारी भोपाल भी आती है, बेड़ागढ़ भी जाती है, हर मार्केट में सब्जी पहुंचती है। बहुत खूब। आपने बताया कि आप सब्जी की उन्नत खेती करते हैं और मार्केट तक पहुंचाते हैं। तो मंडी तक सब्जी पहुंचाने की क्या प्रक्रिया है? आप किस प्रकार से, किस तरह से मंडी तक अपनी सब्जी को ले जाते हैं और फिर मार्केट में आप उसको बेचते हैं? हमारे इधर दीदी 3 गाड़ी चलती है भोपाल के लिए सब्जी जाने के लिए। तो हमारे इधर क्या होता है, जैसे किसान ने खेत में से सब्जी लाई, उसको बढ़िया साफ़ सुथरी करी, उसमें पेपर लगाया, उसके बाद में गाड़ी आ जाती है। गाड़ी आने के बाद में गाड़ी में लोड कर देते हैं, गाड़ी भोपाल आ जाती है, भोपाल से अपनी सब्जी बिक जाती है। शाम को किसान का बिल किसान के पास पहुंच जाता है। नई तकनीकों का खेती किसानी में भी बहुत महत्व है। तो मैं मनोज पटेल जी आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अपनी खेती में, आप अपनी किसानी में किस तरह से नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं और अपनी फसल को और उन्नत बनाते हैं? जी, मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि नई तकनीकों से परिचय किसी भी कृषक का हो, इसके लिए सबसे बड़ी भूमिका जिले के कृषि विज्ञान केंद्र की होती है। मुझे अधिकतम मार्गदर्शन खेती के क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर की ओर से ही प्राप्त हुआ है। वहाँ से मैं कुछ उदाहरण के रूप में बात बताना चाहूँगा कि तकनीक कैसे महत्व रखती है। जी बिल्कुल। जैसे हम अधिक फसल उत्पादन की बात करते हैं कि उत्पादन अधिक आना चाहिए, तो इसके लिए हम हमेशा हमारी बीज दर को बढ़ाकर बोहनी करने की बात करते थे। कृषि विज्ञान केंद्र से हमें यह सलाह मिली कि हम उन्नत बीज चुनें, उनकी उचित दर का हम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में वापर करें और अनुशंसित मात्रा में जब हम खाद का, उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तब जाके हमें अधिकतम उत्पादन प्राप्त होगा। साथ ही हमारी जो लागत है वह भी न्यूनतम होती चली जाएगी। तो यह एक उदाहरण है कि जो तकनीकी है बीज से जुड़ी हुई, उससे हमें न सिर्फ हमारी लागत में कमी करने का अवसर मिलता है बल्कि उत्पादन में भी बेहतरी आती है। उन्नत किस्म के बीजों का किस प्रकार से हम चुनाव कर सकते हैं? जी, वैसे तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जैसे सोयाबीन या गेहूं, चना वगैरह जैसी जो फसलें होती हैं, इनके किसी संस्था से सर्टिफाइड बीजों को ही हम खरीदें। अच्छा। तो हम उन संस्थाओं पे भरोसा कर सकते हैं, प्रमाणीकरण बीज उनके पास होता है। इसके अलावा सब्जियों, फलों की इनकी खेती के मामले में हमें और भी विशेष सावधानियां बरतनी होती है। तो प्राय मेरा अनुभव तो यह होता है कि कृषि विज्ञान केंद्र हमें यह सुझाव देता है कि हम समय पर क्या निर्धारित करें बीजों के मानक। आप सफल किसान हैं और हमारे किसान भाई बहन दर्शक आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि फसलों का भंडारण किस तरह से कर सकते हैं? जी, अलग अलग फसलों के भंडारण के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। हमने जैसे कि खेती में अनेक विधाएं अपनाई हुई हैं, तो अनाज भंडारण के लिए हमें अनेक अलग विधियां उपयोग में लानी होती है, जबकि सब्जियों के भंडारण के लिए हमें और अन्य विधियों का प्रयोग करना होता है। और फूलों की जो भंडारण व्यवस्था है उसके लिए तो हमें और भी विशेष सावधानियां बरतनी होती है। अनाज भंडारण में हम अनाज को एक सही तापमान में सुखाकर संग्रहित करने की अवस्था में लाकर फिर संग्रहित करते हैं। उनमें उन तमाम रसायनों का उपयोग करते हैं जो हमें सुझाए गए हैं। इसके अलावा निरंतर देखरेख की मदद से हम उन्हें वर्ष भर सुरक्षित रख पाते हैं। गुलाब सिंह जी, आप भी एक सफल किसान हैं। आपने बताया कि आप जैविक खेती करते हैं, लेकिन जैविक खेती के साथ साथ आप अपनी फसल में किस प्रकार की नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए? जी,
दीदी मैं अभी मुझको मोदी जी वाला कस्टम हरी मिला है, उसमें ऐसे कृषि यंत्र मिले हैं जो किसान की आय बढ़े और किसान संपन्न हो। तो उसके लिए हमारे पास जितने भी कृषि यंत्र है, जैसा रोटावेटर है, जैसे सीडड्रिल है, तो उनको अपन अधिक जैसे किसान क्या करते थे पहले, मतलब अनाज बोते थे। अब किसान थोड़ा जागरूक हो गया, तो पहले अनाज बोता था किसान, अब बीज बोने लग गया। तो उस बीज को अपन ऐसे यंत्र मिले अपने को कि पहले किसान 80-90 किलो प्रति एकड़ गिराता था, अब किसान उसी अपने यंत्र से 50 किलो गिराता है। उतना ही मतलब आमदनी, उससे अधिक आमदनी होती है। और ऐसे ऐसे कृषि यंत्र है जिससे खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए और किसान को परेशानी नहीं आए। उसमें कम से कम खाद, कम से कम बीज जाता है और पूरे उन्नत कृषि यंत्र है, उन्हों से खेती बहुत नंबर 1 होती, बीज नंबर 1 गिरता है, फसल बहुत अच्छी होती है। वो एक खेती किसान के लिए बहुत बढ़िया आय का, और आय अपनी 2022 तक जैसे बात चलती है, तो वो भी उसके भी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे ढंग से खेती की जाती है। वो कस्टम हारिम में बहुत एक से एक अच्छे यंत्र है। आप दोनों का धन्यवाद। गुलाब सिंह जी आपका धन्यवाद, मनोज पटेल जी आपका धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमसे जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने अपनी खेती के बारे में बहुत कुछ बताया। तो इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा लेते लेते मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अन्नदाता हैं हमारा स्वाभिमान, और इनकी खेती किसानी से ही हमारे भारत देश का आधार है। चलिए अब चलते चलते सुन लेते हैं एक प्यारा सा लोकगीत। फागुन की रत आ गई रे, होली खेले कन्हैया, आए हाय रे होली खेले कन्हैया। फागुन की रत आ गई रे, होली खेले कन्हैया, आए हाय रे होली खेले कन्हैया। फागुन की रत आ गई रे, होली खेले कन्हैया, आए हाय रे होली खेले कन्हैया। फागुन मास में खेले होली, फागुन मास में खेले होली, फागुन मास में खेले होली, फागुन मास में खेले होली। नाचत सखियाँ करत खिलोरी, नाचत सखियाँ करत खिलोरी। हो रंग में भैया रंग में रंगे दाऊ भैया रे, होली खेले कन्हैया, हाय हाय रे होली खेले कन्हैया। रंग में रंगे दाऊ भैया रे, होली खेले कन्हैया, आए हाय रे होली खेले कन्हैया। फागुन की रत आ गई रे, होली खेले कन्हैया, हाय हाय रे होली खेले कन्हैया। फागुन की रत आ गई रे, होली खेले कन्हैया, आए हाय रे होली खेले कन्हैया। फागुन की रत आ गई रे, होली खेले कन्हैया, आए हाय रे होली खेले कन्हैया। फागुन की रत आ गई रे, होली खेले कन्हैया, आए हाय रे होली खेले कन्हैया। के मन मोरो हर सावे, के मन मोरो हर सावे, बाजत बाजे सबई जगावे, बाजत बाजे सबई जगावे, बाजत बाजे होरी जगावे, बाजत बाजे होरी जगावे। चारे रंग जे गुलाबी